Hello students, I am Dr. Rana, consultant gynecologist at Usha Bansal Nursing Home. Now the question is, which criteria is most important in semen analysis? Okay, options are morphology, number of sperms, motility or live sperms. Okay, let's first study what is normal semen analysis report says. Okay, infertility क्या होता है? प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी दोनों की डेफिनेशन एक ही है. प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हम कब बोलते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी आफ्टर द कपल हैज ट्राइड फॉर 1 year, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हैज बीन डन फॉर 1 year. ओके, दैट इज द ड्यूरेशन. और प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी दोनों का ही सेम है. अगर एक इनफर्टिलिटी हमने डायग्नोज कर ली है, सो व्हाट इज द फर्स्ट टेस्ट टू बी परफॉर्म्ड? इट इज first test to be performed is husband semen analysis. Why it is the first test to be performed? Because it is a non-invasive method. फीमेल का हम कोई भी एक छोटा सा टेस्ट भी करेंगे तो निडर प्रिक होगी, नंबर 1. नंबर 2, it is a cost effective method. Okay, so husband semen analysis is the first test to be performed once the infertility is diagnosed. तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट को कैसे पढ़ना है. ठीक है, तो इसमें थोड़े हमने नंबर्स याद करने होते हैं. वो सारे नंबर 15 या 4 की रेंज में है. लेट्स सी हाउ. सीमन वॉल्यूम, मिनिमम कितना सीमन वॉल्यूम होना चाहिए? 1.5 ml. 1.5 ml इज द मिनिमम सीमन वॉल्यूम. ओके, स्पर्म काउंट पर ml कितना स्पर्म काउंट होना चाहिए? यस, 15 million. 15 million sperms should be present per ml. ओके, इसको स्पर्म कंसंट्रेशन भी बोलते हैं. और स्पर्म प्रेजेंट पर इजैक्यूलेट इट शुड बी 40 million. पर इजैक्यूलेट इट शुड बी 40 million. ओके, मोटिलिटी कितने परसेंट? ये जो हमारी 15 million स्पर्म्स हैं पर ml, इनमें से कितने मोटाइल होने चाहिए? 40%. मिनिमम द मोटिलिटी शुड बी 40%. ओके, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, सारे जो फिगर्स हैं 15 और 4 के आसपास ही जाएंगे. ठीक है, 40% इज द मोटिलिटी. और एक्टिव मोटाइल कितने होने चाहिए? देखो, अब स्पर्म है वो मूव कर रहा है, हो सकता है वो वहीं पे मूव करता रहे. एक्टिव मोटाइल मतलब प्रोग्रेस करके, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, तो वो है इट शुड बी 32%. मोटिलिटी इज 40% और ये थोड़ी सी से कम 32% एक्टिव मोटिलिटी. एंड मॉर्फोलॉजी, कितने परसेंट स्पर्म की मॉर्फोलॉजी यानी कि उनका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए? ओनली 4% इज रिक्वायर्ड. ओनली 4%. ये पिछली बार INI-CT में आया था, दिसंबर INI-CT 2021 में. What is the minimum percentage of the sperm's morphology to be normal is 4%. Okay, 4%. अब हमारा क्वेश्चन था कि which is the most important criteria. Let us study. काउंट इंपॉर्टेंट है, कितनी काउंट होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. या मोटिलिटी इंपॉर्टेंट है या मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है. तो इन तीनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मॉर्फोलॉजी. उसके टेल है कि नहीं है, एक्रोसोम हेड है कि नहीं है, न्यूक्लियस हेड है कि नहीं है. मॉर्फोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. तो 4% मॉर्फोलॉजी शुड बी नॉर्मल. लेट्स सी. अब स्पर्म oocyte के पास गया. ठीक है, oocyte के आसपास ये कौन सी लेयर है जो मैं ये रेड कलर की कर रही हूँ? सो दिस इज जोना पेल्यूसिडा. दिस इज जोना पेल्यूसिडा. ओके, जोना पेल्यूसिडा, इट इज अ वेरी थिक लेयर. ठीक है, अब स्पर्म को इससे तोड़ना होता है. तो स्पर्म कैसे तोड़ता है? उसके जो हेड में एक्रोसोम होता है उससे एंजाइम निकलता है, एक्रोसिन. ठीक है, एक्रोसिन एंजाइम निकलता है. ठीक है, अब क्या एक स्पर्म के एंजाइम से ये टूट जाती है? नहीं. 1 लाख स्पर्म चाहिए. 1 लाख स्पर्म्स के हेड से एक्रोसिन निकलेगा तो ये जोना पेल्यूसिडा टूटेगी, तो जाके जो है ये स्पर्म एंटर कर सकता है. 1 लाख स्पर्म्स का एक्रोसिन चाहिए तो जाके ये फर्टिलाइज करेगी. ये देखिए, ये स्पर्म एंटर कर गया. जब 1 लाख स्पर्म्स के हेड से
ट्रांसल्यूसिन एंजाइम निकला तो जाके जोना पेल्यूसिडन टूटी। इसको बोलते हैं एक्रोसोम रिएक्शन, एंड एक्रोसोम रिएक्शन रिक्वायर्स 1 लाख स्पर्म्स। जोना रिएक्शन क्या होती है बेटे? जोना रिएक्शन, अब एक स्पर्म एंटर कर गया, अब दूसरे स्पर्म ना एंटर करें, इसके लिए ये देखिए ये रेड कलर से जो बना हुआ है ना, ये रेड कलर से, तो जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो सारे अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ये किया हुआ है ना अरेंज, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स अपने आप को पेरिफ्री में ऐसे अरेंज कर लेते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल रिएक्शन। सो दैट, या जोना रिएक्शन कुछ भी बोल सकते हैं, सो दैट कि बाकी के स्पर्म्स जो हैं अंदर एंटर ना कर सके, ठीक है। सो इसको बोलते हैं जोना रिएक्शन और कॉर्टिकल रिएक्शन। तो हमने देखा एक बच्चा बनाने के लिए 1 लाख स्पर्म्स के एक्रोसोम चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, अब अगर हम ये 3 प्रोसीजर्स है जो हम टेक्निक्स यूजली आईवीएफ में करते हैं। 1 इज आईयूआई, इसमें हम वॉश स्पर्म्स को सीधा यूट्रस में डाल देते हैं, ठीक है। इसमें यूट्रस खुद चल के जाएगा और फिर जो है फर्टिलाइज करेगा फॉलोपियन ट्यूब में। आईवीएफ में हम क्या करते हैं? हम फीमेल का एग को, मैच्योर एग को, मैच्योर oocyte को हम एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं और उसमें स्पर्म्स डाल देते हैं, तो एम्ब्रॉय बन जाता है और वो एम्ब्रॉय ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। और इक्सीम क्या होता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये oocyte है, ये oocyte है, इसमें हम एक इंजेक्शन लगा के स्पर्म को अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब ये देखो, इक्सी जो है इसके अंदर जोना रिएक्शन नहीं करना होनी पड़ेगी, तो 1 लाख स्पर्म्स नहीं चाहिए, लेकिन ये स्पर्म जो है तभी फर्टिलाइज करेगा या एम्ब्रॉय बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, जब इसके सारे स्ट्रक्चर्स नॉर्मल है, ठीक है। इक्सी में मोटिलिटी और काउंट दोनों हमने फैक्टर्स को रूल आउट कर दिया, ठीक है। दोनों फैक्टर्स को रूल आउट कर दिया है इक्सी में, जिनका नंबर भी सीमन में कम है और जिनकी मोटिलिटी भी कम है, लेकिन मॉर्फोलॉजी तो ठीक होनी पड़ेगी ना इक्सी में। इक्सी में हम क्या करते हैं? oocyte के साइटोप्लाज्म में स्पर्म डाल देते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब इस केस में हमें हर हालत में क्या चाहिए? मॉर्फोलॉजी तो ठीक चाहिए ना, तभी वो जाइगोट या एम्ब्रॉय बनाएगा, ठीक है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इवन इक्सी में सब कुछ वो जो है हम मोटिलिटी को भी हम वो कर देते हैं और सब कुछ कर देते हैं, ओके। अब आजकल एजोस्पर्मिया बहुत कॉमन होता जा रहा है और इस पे क्वेश्चंस भी इसलिए आपके बढ़ते जा रहे हैं। अगर सीमन एनालिसिस में कोई स्पर्म नहीं है, उस कंडीशन को बोलते हैं एजोस्पर्मिया। प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया में क्या होगा? फॉल्ट इज नॉट एट द टेस्टिस लेवल, अबव इट। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सिस होती है, जैसे फीमेल्स में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस है। अगर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में फॉल्ट है तो LHFSH विल डिक्रीज, तो LHFSH विल डिक्रीज। तो प्री टेस्टिकुलर मतलब टेस्टिस से अबव फॉल्ट है, एजोस्पर्मिया, तो LHFSH विल डिक्रीज। और अगर टेस्टिस में फॉल्ट है तो LHFSH विल बी नॉर्मल। अगर एजोस्पर्मिया आजकल बड़ा कॉमन हो रहा है, एजोस्पर्मिया डायग्नोज होता है तो प्री टेस्टिकुलर है तो LHFSH विल बी डिक्रीज एंड LHFSH विल बी नॉर्मल इन द टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया। सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस किस में है? इट इज इन द ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। किसी वजह से वॉस डिफरेंस या कोई भी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, स्पर्म बन रहे थे लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो ऑब्स्ट्रक्टिव, उसमें हम क्या करेंगे? हम स्पर्म्स लेके उसको आईयूआई कर देंगे, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया हैज अ बेस्ट प्रोग्नोसिस, ठीक है, या हम वो ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव कर। So that was all about the male infertility. Thank you. I hope you like this video. Please subscribe my channel. Share this video
to all the FMGS aspirants so that they too can get benefited from this. Thank you.